जयपुर में 1989 में रामशिला पूजन हुआ था। तो जयपुर में शास्त्री नगर में रामशिला पूजन में मैं वहाँ था और रामशिला पूजन में ₹100 की व्यवस्था थी। एक ईंट एक परिवार से ₹100। मैं अच्छा महसूस करता हूँ कि मैं एक अच्छे संगठन से जुड़ा। मेरे जीवन में जो व्यक्तित्व का निर्माण हुआ है, मेरे को उसके लिए मैं ये संघ को बधाई देना चाहता हूँ। एलिट क्लास में सुपरफिशियल बात होती है और वो केवल अखबार में पढ़ी हुई, टीवी में आई हुई जानकारी के माध्यम से बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश संघ के 100 बरस और संघर्ष की 100 गाथाएं। जी हां, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसा नाम हो चला है जिससे आप हो सकता है सहमत हो सकता है आप असहमत हों, लेकिन आप उसे खारिज नहीं कर सकते। देश की जब बात करते हैं, अलग अलग आयामों की, अलग अलग क्षेत्रों की जब बात करते हैं, चाहे बात कर लो आप विद्यार्थियों के क्षेत्र की, या बात कर लो किसानों की, मजदूरों की, या बात कर लो धार्मिक क्षेत्र की, या बात कर लो आप राजनीतिक क्षेत्र की, कोई क्षेत्र ऐसा अछूता नहीं है जहां संघ की भमक ना हो। जी हां, 100 बरस में संघ चलता चलता आखिर कहां तक पहुंच गया। विचारधारा अपनी जगह है, लेकिन उस विचारधारा को आगे ले जाने वाले आखिर कौन लोग थे वो जो ये कहते थे कि इस कंटकाकीर्ण मार्ग पर हमें चलना है, चाहे मान मिले, चाहे अपमान मिले, चाहे सम्मान मिले, लेकिन इन सब से परे रहकर हमें काम करना है मां भारती के लिए। हमें इस राष्ट्र को परम वैभव तक लेकर जाना है। तो इन 100 कहानियों में हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही चुनिंदा लोगों से। आज हमारे साथ में है श्रीमान राजेंद्र जी गुप्ता। विधि विभाग में आपने अपनी सेवाएं दी हैं। सचिवालय में लंबे समय तक आप विधि विभाग में परामर्शदाता के रूप में आप रहे हैं, अलग-अलग काम किए, लेकिन संघ से आपका जुड़ाव कैसा रहा? तमाम विषयों पर बात करेंगे। राजेंद्र जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में। नमस्कार। सबसे पहले जानना ये चाहेंगे आपसे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आपका जुड़ाव कब हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, कैसे आपका संघ की शाखा में जाना प्रारंभ हुआ? मैं मूलतः गंगापुर सिटी का रहने वाला हूँ और मैं जब छोटी आयु में था, तो हमारे चाचा जी, काका जी उस क्षेत्र शाखा में जाते थे। तो वहाँ पर हमारी दुकान थी और दुकान पर संघ के प्रचारक और कार्यकर्ता बंधु आते थे। मैं उनको देखता था, तो उनकी बातचीत से मैं प्रेरित होता था और उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि आप भी संघ की शाखा में आया करो, अपन वहाँ खेल-कूद करेंगे। तो हमारे काका जी के साथ, चाचा जी के साथ मैं संघ की शाखा में जाने लगा और उस समय लगभग मेरी आयु 8 वर्ष रही होगी और मैं उनके साथ जाने लगा। धीरे-धीरे मेरा उनसे संपर्क हुआ। फिर वो जैसे-जैसे दुकान पर आते, बातचीत करते, तो मुझे और भी बातचीत करने का मौका मिलता और उनकी बातचीत सुनने का मौका मिलता। तो इस प्रकार से धीरे-धीरे मेरा संघ से जुड़ाव लगातार बढ़ता गया और मैं संघ में बहुत आगे तक बढ़ा और मैं उनके साथ जुड़ के काम करने की रुचि मेरी बनी। राजेंद्र जी, सामान्यतः ये कहा जाता है कि कोई व्यक्ति यदि किसी नई गतिविधि में यदि शामिल होता है, तो किसी के कहने से, जैसा आपने भी बताया कि आपको आस-पड़ोस के, घर परिवार के कुछ लोगों ने कहा। पहली बार जब शाखा में गए, तो किस प्रकार से क्या महसूस हुआ वहाँ? क्या कुछ अच्छा लगा या लगा कि नहीं कहाँ फँस गए हैं आकर, क्या लगा? नहीं, बहुत अच्छा लगा वहाँ पर। पहली बार हम गए जब खेल-कूद हुए, खेल वगैरह हुए, तो खेल में हमारी रुचि थी। मैं शुरू से खेल में रुचि रखता था और मेरे को जो नए-नए खेल खिलाए, उसमें बहुत अच्छी रुचि लगी और उस रुचि के कारण मैं 1-2 बार अपने भाइयों को भी लेके गया। भई अपन वहाँ चलेंगे, खेलेंगे और अच्छी से बातचीत करके आ जाएँगे। और दूसरी बात वहाँ पर ये अच्छी लगी कि वहाँ बैठने का, बातचीत करने का जो तरीका था, जो पद्धति थी, वो और भी अच्छी लगी। तो उससे भी हमारे परिवार में ये अनुकूल वातावरण बना और कभी इस प्रकार का कोई विरोध या कोई ऐसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। ऐसा कहा जाता है सामान्यतः कि संघ की शाखा में कठोर अनुशासन का पालन करना होता है। 8 वर्ष का एक छोटा-सा बालक जब जाता है और वहाँ पूरा उस अनुशासन के भीतर रहना होता है, तो मन में कहीं कुछ ऐसा विरोध जैसा भाव नहीं हुआ कि कहाँ बार-बार में सीधे खड़े हो जाओ, इधर बैठ जाओ, इधर बाएँ घूमो, दाएँ घूमो, ये सब लेके, और एक बाल मन को यूँ महसूस नहीं हुआ कि कहाँ फँस गए? ऐसा नहीं लगा, मतलब ऐसा लगा कि उल्टी हम कोई अच्छी स्थान पर आ रहे हैं और अच्छे लोगों में बैठ रहे हैं। तो परिवार के लोगों को जब हमारे परिवार में जानकारी आई कि भाई शाखा में जा रहा है, बातचीत कर रहा है, तो उसका एक अनुकूल वातावरण बना और उन्होंने कभी इसका विरोध भी नहीं किया। मुझे भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई और मुझे अच्छा लगा कि मैं एक अच्छे लोगों के साथ अच्छे संस्कार में पल रहा हूँ, बढ़ रहा हूँ, डेवलप हो रहा हूँ। खेल-खेल के माध्यम से आप शाखा में जुड़ गए, लेकिन जैसा कहा जाता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक अपनी एक आइडियोलॉजी है, अपनी एक विचारधारा है। खेल के माध्यम से जुड़े, लेकिन विचार से कब जुड़े? विचार से लगभग मैं
8वीं क्लास में पढ़ने लगा तब मेरे को समझ में आने लगा कि ये संघ की विचारधारा क्या है। और उसके बाद फिर धीरे-धीरे और बड़े हुए तो मैं 11वीं क्लास में पढ़ने लगा तो मैंने प्रथम वर्ष किया। आपातकाल के तुरंत बाद 1978 में उदयपुर में भोपाल नोबल्स कॉलेज में प्रथम वर्ष का वर्ग लगा था, मैं उसमें गया था। तो उसके बाद मेरे को और भी विचारधारा की समझ आई और विचारधारा को मैंने और नज़दीक से देखा और समझा और मैं उस वर्ग में ऐसे वरिष्ठ कार्यकर्ता माननीय दत्तोपंत जी ठेंगड़ी, ब्रह्मदेव जी, माननीय सोहन सिंह जी, ऐसे वरिष्ठ माननीय राम सिंह जी और परम पूजनीय सरसंघ चालक मधुकर बाला साहब दत्तात्रेय जी, ऐसे वरिष्ठ कार्यकर्ता जो संघ के थे, उनसे मेरा सीधा सामना हुआ, सामना इन द सेंस कि मैं समझ पाया और उनकी विचारधारा को मैं नज़दीक से देख पाया। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जो संघ शिक्षा वर्ग में आपका जाना हुआ प्रथम वर्ष में, वहाँ जाकर समझ में आने लगा कि संघ केवल वो 1 घंटे की शाखा में केवल खेलना, कूदना, व्यायाम करना केवल वो ही नहीं है, उसके आगे भी बहुत कुछ है। फिर चूँकि उस समय तक आप भी युवा अवस्था में आ ही गए होंगे, तो क्या कुछ लगा संघ को समय देने को लेकर? जो संघ में प्रचारक आते हैं, काम करते हैं, संगठन का कार्य विस्तार करते हैं, आपसे भी कभी कोई इस प्रकार की बात हुई कि आपको भी संघ के कार्य विस्तार के लिए समय देना चाहिए? बातचीत हुई थी, लेकिन परिस्थिति हमारी थोड़ी-सी अनुकूल नहीं थी पारिवारिक, तो इसके कारण से मैं उसमें प्रचारक या विस्तारक के नाते नहीं जा पाया। लेकिन जब भी मेरे को मौका मिला, मैंने खूब अच्छे से दिन भर लग के सुबह 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक काम किया और जैसी परिस्थिति आवश्यकता हुई उसके अनुसार मैंने काम किया। मैं एक उसके बीच में आप अगर अनुमति देंगे तो मैं एक घटना बताना चाहता हूँ। हमारे यहाँ गंगापुर सिटी में एक बार जिला बैठक थी। जिला बैठक की व्यवस्था की ज़िम्मेवारी मेरे को और मेरे एक मित्र को थी, लेकिन मैं उस समय पर नहीं कर पाया। हमारे जिला कार्यवाही जो अभी इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने आके मुझे कहा कि आपकी व्यवस्था क्या है? आपने व्यवस्था नहीं की। मैं बीच बाज़ार में भरी दुकान को 12 बजे के लगभग छोड़ के चले गया और उनके कहने मात्र से वहाँ जाकर वहाँ कार्यालय में वो जो जिला बैठक थी उसकी व्यवस्था करने के लिए मैंने पूरा प्रयास कोशिश की। बाद में मेरी दुकान पर मेरे दूसरे चाचा जी आए, उन्होंने पूछा कि भाई ये राजू नाम का जो मेरा नाम घर में राजू है, तो राजू नाम का बैठा था, कहाँ गया? कि साहब वो आए थे वकील साहब और उनके साथ चले गया और वो पता नहीं गए। और बाद में मैं शाम को घर आया, हालाँकि मुझे कोई डाँट नहीं पड़ी, लेकिन मुझे उनकी आँखों से ये लगा कि मैंने बिना अनुमति के कोई काम किया। लेकिन बाद में उन्होंने मुझे और इस तरह से प्रोत्साहित किया कि आपने अच्छा काम किया, लेकिन बता के जाना चाहिए था। तो इस तरीके से कभी मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई और मैंने लगातार जब मुझे स्थानीय स्तर पर आदेश हुआ, उस आदेश की मैंने पूर्णतः और तन-मन से पालना की। संघ में जिस तरीके से शिक्षण की पद्धति है, आपने बताया प्रथम वर्ष किया, उसके आगे भी कोई संघ का शिक्षण और भी हुआ आपका? उसके आगे शिक्षण नहीं हो पाया कि मैं फिर सेवा में आ गया और बीच में मेरा थोड़ा-सा संपर्क संघ से कम हो गया, कुछ पढ़ाई-लिखाई के हिसाब के कारण से, इसलिए मैं भी आगे की जो शिक्षण है, वो नहीं कर पाया। और अब जो है उसमें आयु बड़ी होने के कारण से उसमें अनुमति नहीं है, इसलिए जो आगे के 2 शिक्षण है प्रथम द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, वो नहीं कर पाए। सामान्य रूप से संघ की शाखा में जाते थे, संघ के कार्यक्रमों में आप जाते थे, उसके बाद में जैसे प्रथम वर्ष में जाना हुआ तो वहाँ की तो दिनचर्या भी अलग रहती है, अलग प्रकार से शाखा भी काफ़ी देर 2.5-3 घंटे की शाखा होती है, दोनों समय शाखा होती है। क्या लगा उस समय का क्या अनुभव था संघ शिक्षा उस समय का बहुत अच्छा अनुभव हुआ। शुरू में संघ शिक्षा वन में गया तो हमारी माताजी ने पूछा, तुम पता नहीं कहाँ जा रहे हो, क्या बातचीत है? क्यों मेरे स्वभाव में एक खराबी थी और वो खराबी ये थी कि मैं सब्जी घर में बनती थी, मैं उसको नहीं खाता था। लेकिन मैं संघ शिक्षा वर्ष से जब लौट के आया, तो मैं सब प्रकार की सब्जी जैसी भी बनी है, उसको बड़े प्रेम से खाने लगा। तो माताजी ने कहा कि ये बहुत अच्छा हुआ कि तुम जाके आए हो, तो तुम्हारे जीवन में परिवर्तन हुआ। दूसरी बात, शारीरिक दृष्टि से भी मैं काफ़ी अच्छा हो गया। और कठिनाई की जहाँ तक बात है, तो संघ शिक्षा वर्ग में उस समय जो पुराने लोग सब जानते हैं, 4 बजे जागरण होता था, लेकिन मैं 3 बजे जगता था। और हमारे साथ एक हमारे मित्र थे जो पहलवान थे, तो वो अलग से और व्यायाम करते थे। हम दोनों मिलकर अलग से व्यायाम करते और हमको ये था कि यहाँ आए हैं तो हमको अच्छे से सीखना है, अच्छे से शरीर की रचना करनी है, अच्छे प्रकार की जो जानकारी है उसको लेके जाना है। और वहाँ बौद्धिक कविता, गीत, कहानी ये सब होती थी और उन सब को भी हम लिख कर लाते थे। और यहाँ फिर जब हम अपने क्षेत्र में आए तो उस सब जानकारी हमने अपने क्षेत्र के स्वयंसेवकों को दी। संघ शिक्षा वर्ग में जब आपका जाना हुआ तो सामान्यतः संघ में ये पद्धति है कि जो बड़े कार्यकर्ता हैं वो आपको प्रोत्साहित करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि आप वहाँ संघ शिक्षा वर्ग में जाएँगे तो आपको बहुत सी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, नई बातें देखने को मिलेंगी। आपको संघ शिक्षा वर्ग में जाने के लिए प्रेरित करने वाले व्यक्ति कौन थे? मैंने जैसे शुरू में बताया कि हमारे चाचा जी की दुकान थी, वहाँ संघ के कार्यकर्ता उनसे मिलने आते थे, वो जाते थे, तो उन्होंने ही मुझे प्रेरित किया कि भाई अब भी आए शाखा में आया करो और शाखा में आके नहीं, नहीं, संघ शिक्षा वर्ग के लिए संघ शिक्षा वर्ग के लिए हमारे विभाग प्रचारक थे माननीय परमेश्वर जी।
परमेश्वर जी। परमेश्वर जी, जो अभी इस दुनिया में नहीं है, बीकानेर के रहने वाले थे मूलतः। वो एक शेर कहते थे, लीक लीक गाड़ी चले, लीके चले कपूत, लीक छोड़ तीनों चले, सिंह शायर सपूत। तो आप सपूत हो, कपूत नहीं हो, शेर हो। इसलिए आपको संघ शिक्षा वर्ग में जाना चाहिए, और उसके उनके कहने मात्र से हमने तैयारी कर ली, और उससे 11वीं क्लास कक्षा के विद्यार्थी होने के साथ साथ हम संघ शिक्षा वर्ग में गए। आप संघ शिक्षा वर्ग में गए तो उसके पहले आपका परमेश्वर जी से मिलना-जुलना रहता था। लेकिन संघ शिक्षा वर्ग में तो और भी बहुत सारे प्रचारकों से मिलना हुआ होगा, उसके बाद भी कई प्रचारक आपको मिले होंगे। आपके मन पर सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव किस व्यक्ति का रहा संघ के इस परिदृश्य में? सकारात्मक प्रभाव मेरे जीवन में कई प्रचारकों का है, जैसे माननीय परमानंद जी हैं, रामकरण जी हैं, परमेश्वर जी हैं, जो माननीय जुगल जी हैं, और यहाँ जयपुर में गोपाल जी हैं। ऐसे कई प्रचारक जीवन में मिले, लेकिन सबसे ज़्यादा सकारात्मक जो अनुभव रहा वो माननीय परमानंद जी का जो रहा। वो आजकल 12 में काम देखते हैं, और उनका काफ़ी स्नेह और बाकी काफ़ी सकारात्मक प्रभाव था। परमानंद जी के व्यक्तित्व की कोई ऐसी विशेष कुछ 1-2 बातें आप बता सकते हैं कि जिनसे आप बहुत आकर्षित हुए? उनमें एक तो बहुत ज़्यादा प्रेम था, और दूसरा बातचीत करने में बड़े मुस्कुराकर बातचीत करते थे, और हँसते-हँसते, खेल-खेल में बातों में वो अपनी बात कहते थे, और हमें भी इशारे में वो सब बात समझाते थे। तो ऐसा लगा कि हम बिल्कुल बहुत खुल के बात कर रहे हैं, और बहुत आनंद से बात कर रहे हैं, तो उससे हमको झिझक या मन में हिचकिचाहट ऐसा कुछ रहता नहीं था। जानना ये भी चाहेंगे कि जिस तरीके से हमने प्रचारकों की बात की, उस दौर में चूँकि सत्ता जो है वो एक प्रकार से कह सकते हैं कि संघ के खिलाफ थी, आपातकाल का भी उस समय दौर आया। क्या कोई अभियान, कोई ऐसा विरोध प्रदर्शन, कोई विशेष घटना आपको याद आती है कि जिसमें आपका भी जुड़ाव रहा हो? जयपुर में 1989 में रामशिला पूजन हुआ था। तो जयपुर में शास्त्री नगर में रामशिला पूजन में मैं वहाँ था, और रामशिला पूजन में ₹1.25 की व्यवस्था थी। एक ईंट एक परिवार से ₹1.25 सहयोग के रूप में लिया जा रहा था। तो उसमें पैसे जब लिए, तो बहुत सारे पैसे, करीब कुछ पैसा अधिक आ गया। जैसे कई बार ₹3.75 हुआ, किसी ने ₹4 दे दिए, किसी ने ₹6.25 ₹7 दे दिए, तो पैसा बच रहा था। तो बहुत सारे लोगों ने कहा, वैसा ही पैसा बच रहा है, अपन इसमें से कुछ जलपान कर लें, उसको ऐसा कुछ इसका उपयोग कर लें। मैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। जो ये पैसा बचा है, रामशिला पूजन के निमित्त आया है, वो रामशिला पूजन में ही जाएगा। अगर आपको जलपान करना है, तो मैं व्यक्तिगत रूप से अपने पैसे से आपको जलपान कराऊँगा, लेकिन इस पैसे का उपयोग रामशिला पूजन के नाते जो हुआ है, उसमें ही अपन करेंगे। निश्चित रूप से इस घटना से आप समझ सकते हैं कि संघ की जो शाखा है उसमें किस प्रकार से संस्कारों की घुट्टी दी जाती है। यदि 25 पैसे भी अतिरिक्त आ गए तो सामान्य स्वयंसेवक क्या सोचता है? किसी के मन में विचार आ सकता है कि आखिर इतना बड़ा अभियान है, इतनी धनराशि आएगी और उसमें केवल 25 पैसे का कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं होने वाला, उसको हो सकता है कुछ जलपान के लिए खर्च कर लिया जाए। लेकिन वास्तव में यही संघ है, यही संस्कार है कि हमें हमारी प्रामाणिकता से काम करना है, और ऐसा ही उदाहरण राजेंद्र जी ने बताया। आपका ये जो प्रथम वर्ष हुआ और उसके बाद में जैसे अभियान भी आए, आपने कहा कि राम मंदिर से संबंधित अभियान में भी आपकी भूमिका रही। क्या लगता है अब जीवन के 6 दशक पूरे कर चुके हैं। संघ के संपर्क में आए हुए भी कई दशक हो गए। मन में किस प्रकार का भाव है? क्या कुछ करना चाहिए था जो नहीं कर पाए हैं और आगे को लेकर क्या योजना है? मैं अच्छा महसूस करता हूँ कि मैं एक अच्छे संगठन से जुड़ा। मेरे जीवन में जो व्यक्तित्व का निर्माण हुआ है, मेरे को उसके लिए मैं ये संघ को बधाई देना चाहता हूँ कि संघ ने के माध्यम से मुझे इस प्रकार का व्यक्तित्व निर्माण हुआ है। मेरे जीवन में अनुशासन है, विचार की स्पष्टता है, और आत्मीयता का भाव है। ये सब संघ के माध्यम से मुझे प्राप्त हुआ है। अब मैं संघ के माध्यम से जो काम करना है, मैं सेवा विभाग से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं थोड़ा-सा ये सोचता हूँ कि सेवा विभाग में और थोड़ा-सा जुड़ के, और कोई ऐसी बस्ती या ऐसा कोई कार्यक्रम मैं कर लूँ, जिससे थोड़ा-सा जीवन की सफलता की ओर आगे बढ़ जाए और पुण्य मुझे प्राप्त हो जाए। अभी सेवा विभाग में क्या काम आप देखते हैं? किस प्रकार का? मैं चाहूँगा कि हमारे जो दर्शक हैं उन तक पहले तो ये भी बात स्पष्ट हो जाए कि आखिर सेवा विभाग है क्या? क्या काम करते हैं आप लोग? सेवा विभाग वर्ष 1989 में गठित हुआ। संघ की योजना से सेवा विभाग का काम शुरू से
प्रारंभ से ही चालू है, लेकिन ऐसा महसूस हुआ कि संघ की योजना से एक ऐसा सेवा विभाग को ये नियमित रूप से गठित किया जाए, जो नियमित रूप से सेवा करे। वैसे तो क्या था कि परिस्थिति बस जो आवश्यकता पड़ती थी, उसमें सेवा कर रहे थे। लेकिन अब 1989 के बाद में ये तय विचार आया कि सेवा विभाग को नियमित रूप से गठित करके और सेवा के काम को अपन सबको करना चाहिए। फिर इसके काम को कहाँ करना चाहिए, ये विचार आया। तो सामान्य बस्ती में तो सब लोग प्रकार से ठीक प्रकार से होते हैं, लेकिन ऐसी बस्तियाँ जो पिछड़ी है, अभावग्रस्त है, वंचित है, उन बस्तियों में सेवा का काम करने की आवश्यकता ज़्यादा है। उस ब काम करने की आवश्यकता ज़्यादा क्यों है कि वो एक अगर पूरे शरीर में एक हाथ कमज़ोर रह जाएगा, तो फिर वो शरीर की रचना को ठीक प्रकार से नहीं चला पाएगा। इसलिए हमारे जो पिछड़े बंधु हैं, भाई हैं, उनमें भी सेवा विभाग के माध्यम से जो वंचित हैं, अभावग्रस्त हैं, पीड़ित हैं, उनमें भी सेवा विभाग के माध्यम से काम को संचालित किया जाए। सेवा विभाग अपने 4 काम के माध्यम से सेवा करता है। स्वावलंबन है, स्वरोजगार है, चिकित्सा है और सामाजिक सरोकार है। तो इनके माध्यम से हम ये प्रयास ये करते हैं कि जो बस्तियां हैं, उनमें सब प्रकार की, चारों प्रकार की क्रियाओं के माध्यम से उस बस्ती का ठीक प्रकार से निर्माण हो और वो बस्ती राष्ट्रीय विचारधारा से जुड़े। अगर उस बस्ती में किसी प्रकार की कमी रहेगी, तो हो सकता है वो बस्ती कहीं दूसरी तरह से विचारधारा से भटक जाए या कोई और दूसरी विचारधारा से जुड़ जाए। अंत में गलत विचारधारा से अगर जुड़ता है व्यक्ति, तो वो हो सकता है देश और समाज के लिए नुकसानदायक हो। दूसरी बात क्या है कि उन परिवारों में इतनी समझ नहीं होती है कि वो अपने तरीके से विचार कर सकें। तो उनके विचार को समझाना, उनको डेवलप करना, उनको विकसित करने के लिए प्रयास करना, और जो आज हमसे सेवा ले रहा है किसी प्रकार से, वो सेवा लेने के बाद हमसे जुड़ के और देश और समाज का काम ये स्वयं आपका भी लक्ष्य और उद्देश्य हो गया। जी। आपका सीधा-सीधा जुड़ाव कब से हुआ सेवा विभाग से? कब से, कितने समय से जुड़े हुए हैं? मैं सेवा विभाग से 4 वर्ष पहले जुड़ा हूँ। 4 वर्ष पहले जुड़े। जैसा अभी आप चर्चा में कह रहे थे कि नित्य प्रति कोई न कोई सेवा का काम होना चाहिए। इन 4 वर्षों में आपके जीवन में, व्यक्तिगत आपके जीवन में क्या कुछ परिवर्तन आया है? व्यक्तिगत रूप से ये आया है कि मैं सेवा विभाग के माध्यम से जो सेवा बस्ती के लोग हैं, उनसे भी आपने बैठ के और बातचीत करने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करता हूँ। नहीं, पहले ऐसा होता था कि भई ये थोड़ा जाति बिरादरी का भेद है और हम बड़ी जाति के हैं, छोटी जाति के, तो कभी-कभी विचार आता था, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं आता था। लेकिन अब ये स्पष्ट हो गया है कि इस प्रकार का कोई भेद मन में नहीं है। किसी के साथ भी हम सब बैठ के भोजन कर सकते हैं, किसी के साथ बैठ के पानी पी सकते हैं, किसी के घर में भी जाके हम भोजन, पानी जो भी व्यवस्था है, उपलब्ध है, उसके साथ कर सकते हैं। निश्चित रूप से सेवा भारती और सेवा विभाग के जो काम हैं, उनसे ये समझा जा सकता है कि जैसा राजेंद्र जी भी अभी बता ही रहे हैं कि जाति-पाति का कोई भाव नहीं रहता। संघ में भी ये कहा जाता है कि वर्षों-वर्षों तक जो कार्यकर्ता साथ में काम करते रहते हैं, उन्हें एक-दूसरे की जाति का पता ही नहीं होता, और ये कहा भी जाता है कि जाति-पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। साथ ही साथ संघ की शाखाओं में भी जो संघ से जुड़े हुए लोग हैं, वे जानते ही होंगे, वहाँ कहा जाता है, हिंदवः सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत्, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता। ये जो समानता का भाव है, इसके लिए सेवा विभाग काम कर रहा है। आपने जैसे ये कहा कि एक तो वैचारिक काम हो गया, जैसा आप में परिवर्तन आया कि थोड़ा बहुत यदि 1-2% भी भाव, कभी ऊंच-नीच का, जाति का यदि कोई भाव रहा होगा, तो वो सेवा विभाग से जुड़ने के बाद वो भाव तिरोहित हो गया। लेकिन इसके अलावा एक बात ये भी है कि प्रत्यक्ष रूप से सेवा बस्तियों में जाना, वंचित बस्तियों में जाना, वहाँ काम करना, इस प्रकार की क्या कोई गतिविधि में सीधा-सीधा आपका सहभाग रहा? सीधा-सीधा सहभाग रहा। हमारे यहाँ 2-3 कार्यक्रम सेवा विभाग के माध्यम से नित्य है। नारायण दर्शन का कार्यक्रम है, रक्षाबंधन का कार्यक्रम है, एक कार्यक्रम और है। इस प्रकार से हम 3-4 कार्यक्रमों में सीधे-सीधे जाते हैं। बाकी कार्यक्रमों में हम साप्ताहिक रूप से, पाक्षिक रूप से बस्ती में जाते हैं, संपर्क करते हैं। कभी हमने सुंदरकांड का पाठ किया है, कभी हनुमान चालीसा का पाठ किया, कभी और कोई कार्यक्रम हुआ तो उसके बाद कार्यक्रम करते हैं। तो इस प्रकार से बस्ती में प्रत्यक्ष रूप से जाके और उसके सहयोग करना, उनसे बातचीत करना, बस्ती के लोगों से संपर्क करना, ये सब करते हैं। आप स्वयं तो चूँकि संघ के स्वयंसेवक हैं, कार्यकर्ता हैं और लंबे समय से संघ के कार्यक्रमों में भी जा रहे हैं, तो आपके मन में तो ठीक है, एक बात समझ में आती है कि एक समानता का भाव रहता है, लेकिन बहुत से परिवारों में, खासतौर पर जब हम परिवारों के भीतर जाकर बात करते हैं, महिलाओं को ये बात, ये विषय समझाने में बड़ी कठिनाई आती है। आपके घर परिवार में किस प्रकार का माहौल रहा? कोई विरोध वगैरह हुआ इस प्रकार का कि कैसे-कैसे लोगों के बीच में आप जाकर काम करते हैं, वो सफाई से नहीं रहते, इतनी गंदगी में रहते हैं, उनको संस्कार नहीं है और ऐसे लोगों के बीच में जाकर आप काम करते हैं?
शुरू-शुरू में ये बात आई थी विरोध के रूप में कि आप जो कर रहे हो, कैसे लोगों के साथ जाते हो, कहाँ बैठते हो, कहाँ उठते हो, साफ-सफाई नहीं है। लेकिन उनको पूरा विषय समझाया, जब स्पष्ट कल्पना दी, तो उनको समझ में आया कि भई ये भी एक आवश्यक है और अपन इसको सहयोग करें, और इसका नतीजा परिणाम ये हुआ कि परिवार में भी सेवा का भाव जो सहयोग की दृष्टि से है, वो बढ़ा है, और उसके साथ-साथ उन्होंने भी इस बात को माना है, स्वीकार किया है। कभी-कभी कोई परिवार में ऐसे व्यक्ति आते हैं जो ऐसे जिनको अपन वंचित है, अभावग्रस्त है, पीड़ित है, तो उनको हम दिशा देते हैं, तो वो मानती हैं श्रीमती जी भी, और उसको कहती हैं कि भई ये ठीक है, आप जो कर रहे हो, इसको सहयोग करना चाहिए। आपने भी चर्चा में कहा कि जब युवावस्था में थे तो आपका सक्रियता से जुड़ाव था संघ के कार्यक्रमों से भी। जब आप नौकरी में आ गए, सेवा में आ गए तो स्वाभाविक रूप से समय कम मिलता होगा। कोई बीच का कालखंड ऐसा रहा होगा कि निष्क्रियता भी रही होगी। वो कालखंड कितने वर्षों का रहा होगा लगभग, और फिर वापस जुड़ाव वो किस माध्यम से, किस प्रकार से? ऐसा तो कोई रहा नहीं लंबा समय तक। कभी कोई महीना 15 दिन अगर बीच में रहा हो, कोई तबीयत ठीक नहीं है, कहीं बाहर चले गए या कोई पारिवारिक कारणों से हो गया, लेकिन वैसे मैं नियमित रूप से सजीव संपर्क में रहा हूँ, और आज भी मैं बिल्कुल सजीव संपर्क में हूँ। नियमित रूप से शाखा जाता हूँ, और बाकी संघ की जो सामान्य गतिविधि है उनमें सब में सम्मिलित होकर अपना क्या-क्या सहभागी। ज़िम्मेदारियाँ रही आप पर संघ में? संघ में मैं ज़्यादातर तो मुख्य से कार्यवाह रहा, और उसके बाद चूँकि कुछ पारिवारिक कारणों से मैं ज़्यादा समय नहीं दे पाता था नौकरी के कारण से, तो मैंने आगे ज़िम्मेवारी नहीं ली। लेकिन इसके बाद हमारे राजेंद्र जी भाई साहब के आग्रह से, इन्होंने कहा, भई आपको विद्या विभाग का सहसेवा प्रमुख पद का तय कर रहे हैं हम, तो इनके आग्रह पर मैंने इसको ज़िम्मेवारी को ली, और चूँकि अब मैं सेवानिवृत्त हो गया हूँ, तो इसलिए थोड़ा-सा समय ज़्यादा दे पाता हूँ। अभी यदि एक प्रकार से हम ये मानकर चलें कि जैसे सेवा विभाग से तो आप जुड़े हैं, आपका मन भी इस काम में लगा हुआ है, अलग-अलग आयाम भी आप बता रहे थे। लेकिन फिर भी बहुत से आयाम, बहुत सारे प्रकल्प जो चलते हैं, उनमें आपको क्या लगता है सर्वाधिक प्रभावित करने वाला काम कौन-सा है सेवा विभाग का? सर्वाधिक प्रभावित काम करने वाला शिक्षा का है। जी। शिक्षा वंचित बस्तियों में जो बच्चों को पढ़ाने-लिखाने का जी। काम, किस प्रकार के अनुभव आते हैं? कैसे बच्चे आते हैं सामने? किस प्रकार से उनका कैचिंग पावर कैसा क्या रहता है? कैचिंग पावर उनका अच्छा रहता है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या उसमें ये आती है कि उन बस्ती के लोगों में एक तो विश्वास ही, ये बात नहीं पैदा नहीं होता है कि ये कौन लोग हैं। तो शुरू-शुरू में हमको इस बात का विश्वास पैदा करना होता है कि हम इस प्रकार के लोग हैं, अच्छे लोग हैं, और हम आपके बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। और पढ़ाने के साथ-साथ जब ये पढ़ेंगे, तो आपके लिए भी ये उन्नति का मार्ग प्रशस्त करेंगे, और आपके लिए भी ये अच्छे एक माहौल को निर्माण करेंगे। लेकिन उन बस्ती के लोगों की मान्यता ये रहती है कि ये जो बच्चा है, ये बच्ची है, ये अगर पढ़ लिख गया तो हमारे काम का नहीं रहेगा, और उनकी मान्यता ये है कि ये बच्चा हमारे साथ मज़दूरी पे जाए, 200-400 रुपया जो भी मज़दूरी मिलती है, वो कमा के लाएगा, तो हमारे परिवार की जो चलाने की व्यवस्था है, परिवार को चलाने में ये मदद करेगा। तो ये थोड़ी-सी हमारे लिए दिक्कत आती है, और बीच-बीच में कभी-कभी बच्चे इसके कारण से आना भी बंद कर देते हैं, लेकिन फिर हम लगातार उससे संपर्क करते हैं, बातचीत करते हैं, तो फिर वो धीरे-धीरे आने भी लगते हैं। लेकिन ये थोड़ी-सी समस्या है कि वो, उनको ये लगता है कि हम पैसा कमाएँगे तो हमारे परिवार में काम आएगा। यहाँ मैं थोड़ा-सा आपको टोकूँगा, जो एक व्यावहारिक जो समस्या लगती है, जो व्यावहारिक बात दिखती है कि वंचित परिवार के लोग हैं, कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोग हैं, रोज़ कमाते हैं, खाते हैं, और वास्तव में एक बार इस बात को दूसरे पक्ष से सोचकर देखिए कि एक बच्चा उनका रोज़ यदि ₹300 कमा के ला रहा है और आपने वो उसकी कमाई छुड़वा के उसको पढ़ाने में आप लग गए, क्या उस परिवार का नुकसान नहीं हो रहा इस तरीके से? तात्कालिक रूप से परिवार का नुकसान है, सहमत हैं, लेकिन दूरदृष्टि और भविष्य की दृष्टि से अगर अपन देखें, तो ये बहुत लाभदायक है। और नहीं, तो आपका सेवा विभाग क्या इस दिशा में कुछ विचार नहीं करता कि उनको जो आर्थिक नुकसान हो रहा है, उसकी भी कोई पूर्ति किसी अन्य माध्यम से हो सकती हो? आर्थिक रूप से सीधे-सीधे नहीं देते हैं, लेकिन कभी से जैसे मान लो सर्दी है और हम कोई कंबल की व्यवस्था हुई तो उनको सहयोग कर दिया, बच्चों को जर्सी दिला दी, बच्चों को पढ़ाई की लिखाई के लिए किताब कॉपी दिला दी, उसके जो केंद्र है, संचालित करने के लिए उसके लिए हमने व्यवस्था कर दी। लेकिन ऐसा कोई सीधा-सीधा नहीं है कि हम उनको कोई आर्थिक रूप से सीधा-सीधा धन दे दें। हम स्वावलंबन के माध्यम से कोई रोज़गार की व्यवस्था उपलब्ध कराते हैं, चिकित्सा के माध्यम से उनको चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। बाकी हम आर्थिक रूप से ऐसे सीधा प्रत्यक्ष रूप से कोई लाभ नहीं देते। आप अभी जो जिन बस्तियों में जाकर काम करते हैं, वहाँ अपने परिचय के रूप में क्या बताते हैं? आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता हैं या फिर सेवा भारती या सेवा विभाग की बात करते हैं? हम सीधा-सीधा ये बताते हैं, भई हम सेवा करने वाले लोग हैं, समाज सेवी हैं, और हम आपको पढ़ाना चाहते हैं, हम आपके लिए अच्छा करना चाहते हैं। अनुभव ये आया कि कोई भी व्यक्ति सेवा विभाग की बात जब सुनेगा, जब उसको ये प्रत्यक्ष रूप से ये अनुभव हो जाए कि ये हमारे हित की बात कर रहे हैं। अगर उसको लगेगा कि ये हमारे हित की बात कर रहे हैं, तो वो उस बात को आपको सुनेगा और आपकी बात को मानेगा भी। तो हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात नहीं करते शुरू में, लेकिन धीरे-धीरे
3 बार, 4 बार, 5 बार जब हम जाते हैं, तो उनको हम बताते हैं कि भई इस प्रकार का एक संगठन है, इस प्रकार की बात हम काम करते हैं और उसके माध्यम से हम आपकी तो उन बस्तियों में जब आप जाते हैं और जब संघ का परिचय होता है, तो किस प्रकार का आपको सामने से प्रत्युत्तर मिलता है? किस प्रकार की स्थिति लगती है संघ को लेकर? क्या एक आम धारणा उन लोगों की है? उन लोगों की आम धारणा ये होती है कि भाई ठीक है, बहुत अच्छा है, हम कोई ज़्यादा इसके बारे में नहीं जानते, लेकिन हम टीवी में, अखबार में देखते हैं, तो ये अच्छा संगठन है और सेवा का काम कर रहा है, हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। हमारे को इसके माध्यम से उन्नति या कोई अच्छी व्यवस्था बन रही है, इसलिए मानते हैं। 2 अलग-अलग क्षेत्रों में आपके जीवन का अनुभव रहा है। अभी सेवा विभाग के माध्यम से आप काम करके और वंचित वर्ग की बस्तियों में जाते हैं। आपने जो अपनी नौकरी की सेवा काल जो आपका रहा, वो रहा सचिवालय में बड़े-बड़े अधिकारियों के बीच में। उन अधिकारियों के बीच में जब संघ की बात होती है, तो किस प्रकार का विचार आता है? और जो ये सेवा बस्तियों में जो बात होती है, इसमें किस प्रकार का विचार आता है? किस प्रकार का अंतर देखते हैं आप एक एलीट क्लास और एक सामान्य व्यक्तियों में? एलीट क्लास में सुपरफिशियल बात होती है और वो केवल अखबार में पढ़ी हुई, टीवी में आई हुई जानकारी के माध्यम से बातचीत करते हैं। उनको वास्तविकता में कोई जानकारी ज़्यादा होती नहीं है। लेकिन जो बस्ती है, उसमें हम बात करते हैं, तो उनको हम प्रत्यक्ष रूप से समझाते हैं, उनको बात को स्पष्ट करते हैं, तो उसको वो समझने की कोशिश भी करते हैं और वो मानते भी हैं। एलीट क्लास में क्या है कि वो बातचीत करेंगे आपस टीवी के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से और वो अपने व्यू के माध्यम के आधार पर बात करते हैं। साधारणतः क्या है कि एलीट क्लास की अपनी एक विचारधारा है, वो पहले से तय है। और उस विचारधारा के आधार पर ही वो बातचीत करते हैं, इसलिए वो कोई ज़्यादा उनको समझाने समझने की स्थिति नहीं है। वो जब प्रत्यक्ष रूप से कभी चीज़ को देखते हैं, कभी दिखाने के लिए हम लाते हैं, किसी को बुलाते हैं, कोई बातचीत आती है, तब उनको समझ में आती है कि वास्तविकता ये है। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से सचिवालय में अधिकारियों के साथ और अन्य क्षेत्रों में आपका बड़े लोगों के साथ जब मिलना-जुलना होता है, तो वहाँ केवल सुनी-सुनाई बातें या अखबारों में जो चीज़ें आती हैं या फिर जो राजनीति से जोड़कर जो देखा जाता है, उस प्रकार की चर्चाएँ ज़्यादा होती होंगी? राजनीति के बेस पे ज़्यादा चर्चा होती है। निश्चित रूप से ये एक बड़ा विषय है और सामान्य जनता के लिए भी ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि जो लोग केवल दूर से देखते हैं, अक्सर ये कहा जाता है संघ के शिक्षा वर्गों में भी, संघ के पुराने अधिकारी भी ये कहते हैं कि यदि आपको संघ को समझना है तो संघ के भीतर आकर आप समझ सकते हैं, अन्यथा आप संघ को ठीक उसी प्रकार समझेंगे जैसे एक अंधे व्यक्ति के सामने किसी हाथी को खड़ा कर दिया जाए, उसने यदि अंधे व्यक्ति ने हाथी की सूंड पकड़ ली तो उसे लगेगा कि हाथी ऐसा ही होता है, उसकी पूंछ पकड़ ली तो लगेगा कि ये पूंछ जैसी एक रस्सी जैसा हाथी होता है, पैर पकड़ लिया तो लगेगा कि ऐसा हाथी होता है। लगभग संघ के बारे में भी कमोबेश यही स्थिति सामान्य समाज में बनी हुई है। क्या लगता है आगे जीवन में इसी सेवा विभाग के साथ ही जुड़कर काम करना है या संघ के अलग-अलग बहुत सारे संगठन हैं, अलग-अलग प्रकल्प हैं, मन में क्या भाव है कि यही काम ठीक है या और किसी अन्य प्रकल्प के साथ भी जुड़कर काम करना चाहिए? ये ठीक है, लेकिन जैसा संगठन आदेश देगा, उसके अनुसार काम करेंगे। संगठन आदेश देगा उसके आधार पर काम करेंगे, ये संगठन का अपना-अपना एक अनुशासन भी होता है। लेकिन अक्सर कई बार ये भी बात होती है कि बड़े जो पदाधिकारी होते हैं, बड़े प्रचारक होते हैं, उनसे हम मन की बात कहते हैं, खुलकर बात करते हैं। क्या आज के इस दौर में जबकि संघ के काम का इतना विस्तार हो गया, क्या अभी भी बड़े पदाधिकारियों के साथ बैठकर, बड़े प्रचारकों के साथ बैठकर बात करने का समय मिलता है? अब कम मिलता है, अब कम हमारे जो प्रचारक बंधु हैं, उनको भी समय कम मिलता है और हमारे को भी थोड़ी-सी आपस में समय की सामंजस्य कम बैठ पाता है। बाकी कभी-कभार मिलता है तो बातचीत करते हैं। अ, कितने वर्ष हो गए संघ से जुड़े हुए यदि एक अनुमान के हिसाब से जोड़ते हैं? 54 वर्ष। 54 वर्ष हो गए, तो 54 वर्ष पहले का संघ या कहें कि लगभग 5 दशक बीत गए, 50 वर्ष पहले का संघ और अब 2025 का संघ, क्या कुछ अंतर लगता है? पहले के संघ में व्यक्तिगत बातचीत और आत्मीयता का भाव थोड़ा ज़्यादा था। अभी क्या है कि संघ का जो विस्तार है, वो बहुत ज़्यादा हो गया और अब डिजिटल युग है, तो ज़्यादातर काम जो है, सब मोबाइल के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से और उस गति से हो रहे हैं। तो उस प्रकार की थोड़ी-सी ये जो बातचीत है, आत्मीयता का भाव है, व्यक्तिगत रूप से मिलके आत्मीयता कम नहीं हुई, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मिलके बातचीत करना और ये बैठना-उठना, वो थोड़ा-सा कम हुआ है। पहले संघ का विस्तार केवल शाखा ही थी और ये सब कम विभाग और ये ऐसे जो अन्य आनुषंगिक संगठन थे, वो थोड़े से कम थे। और अब इनका भी विस्तार हो गया है, परिवार बड़ा हो गया है, तो परिवार बड़े होने के कारण से कि जैसे पोते को परदादा से मिलने के लिए समय नहीं है, जगह नहीं है, हुँ। वैसी स्थिति थोड़ी-सी इसमें हुई है। लेकिन फिर भी ठीक है, अच्छा है, सब लोग मिलते हैं, आवश्यकता के अनुसार प प चर्चा भी होती है, बातचीत भी होती राजेंद्र जी, बहुत अच्छी चर्चा आपके साथ में हुई, लेकिन हम चाहेंगे कि चलते-चलते आखिरी सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगा, हमारे दर्शकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेके, उसके सेवा विभाग को लेके या फिर आपके अपने व्यक्तिगत अनुभवों को लेकर?
मैं तो सभी दर्शकों से ये आग्रह और निवेदन करना चाहूँगा कि संघ के माध्यम से जो भी सेवा का आपको मौका मिले, उसमें बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से सहभागिता करनी चाहिए। सेवा का मौका मिलना पहले अपने आप में दुर्लभ है और दूसरी बात ये है उस मौके को अगर अपन को लेके काम करने के जो अभ्यास है, उससे आपको एक अलग प्रकार की अनुभूति, अलग प्रकार की शांति का भाव महसूस होगा। और दूसरी बात ये है कि अगर अपन प्रत्यक्ष रूप से कोई सहयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो संघ के स्वयंसेवक या सेवा विभाग के जो कार्यकर्ता हैं, वो कोई काम कर रहे हैं, तो उसमें भी अपन प्रत्यक्ष रूप से सहयोग कर सकते हैं। कभी जैसे मान लो मैं उदाहरण के लिए कोई शिक्षक है और वो सेवानिवृत्त हो गए हैं, तो उसमें 7 दिन में, 15 दिन में, 10 दिन में कोई बस्ती को जाके पढ़ाने-लिखाने की बातचीत कर लें, शिक्षा का प्रचार-प्रसार करें, तो आपको एक अलग प्रकार की आत्मिक शांति, आत्मिक संतुष्टि प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से जो सेवा का काम है, उसमें सब लोग मिलके और सहयोग करेंगे, तो हो सकता है कि अपनी जो राष्ट्र निर्माण की विचारधारा है, भाव है, वो और मजबूत, प्रबल होगा और जल्दी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएँगे। तो ये थे हमारे साथ राजेंद्र जी गुप्ता, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सेवा विभाग से जुड़े हुए हैं। और निश्चित रूप से हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि सेवा है यज्ञ कुंड, समिधा सम हम जले। इस प्रकार का भाव सेवा विभाग के माध्यम से भी लगातार आगे बढ़ाया जाता है। और निश्चित रूप से ये भी कहा जाता है कि यदि आप अपने लिए जीते हैं केवल, तो आप में और जानवरों में क्या अंतर है। यदि आप अपने से आगे बढ़कर यदि परोपकार का भाव देश और समाज के लिए आप यदि कुछ कर सकते हैं, तभी आप सच्चे अर्थों में मानव हैं। और यही काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कर रहा है, यही काम सेवा विभाग कर रहा है। लेकिन जो लोग संघ को केवल राजनीति से जोड़कर देखते हैं, केवल उसी चश्मे से देखते हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है कि वे सेवा विभाग से जुड़े, सेवा विभाग की गतिविधियों से जुड़े और देखें कि वास्तव में समाज में कितना बड़ा परिवर्तन हो रहा है। बहरहाल, आपको ये वीडियो कैसा लगा? इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है? क्या कहना है संघ के सेवा विभाग को लेकर, और क्या कहना है संघ की 100 बरस की इस अनथक अनवरत यात्रा को लेकर? कमेंट करके हमें अवश्य अवगत करवाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर करें, और साथ ही साथ इस तरह के अनेक कहानी, किस्से, संघर्षों की गाथाएं जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।